राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बातेरी। ये गांव छोटा था, पर इसके लोग दिल के बेहद बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक नाम, गांव का रखवाला, गरीबों का सहारा और जालिमों का काल, गुलजी भाई बातेरी। गुलजी भाई की पहचान सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि उनके न्याय, उनकी दरियादिली और उनके गुस्से से होती थी। लोग कहते थे, अगर कहीं अन्याय हुआ तो गुलजी भाई पहुंचेंगे जरूर, और जब वो पहुंचते हैं तो सच बोलने की हिम्मत सब में खुद ब खुद आ जाती है। पर गुलजी भाई का जीवन इतना आसान नहीं था। जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ दुश्मन भी पैदा होते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उसी दिन से, जब बातेरी गांव में एक तूफान आने वाला था। गांव की कच्ची गलियों में शाम ढल रही थी, हवा में धूल थी और लोग अपने काम निपटा रहे थे। तभी अचानक गांव के चौक में एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका नाम था रीना। वो हांफते हुए बोली, गुलजी भैया बचा लो, कोई मेरी सुन नहीं रहा। गुलजी भाई अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने रीना को देखा और बोले, बोल बेटी, किसने दुख दिया आज तेरे को? जल्दी बताना, कौन है वो? रीना रोते रोते बोली, सरपंच का बेटा दीपक, उसने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कह रहा है कि वो जमीन अब उसकी है। मेरे पिताजी नहीं रहे, घर में कोई मर्द नहीं, मैं अकेली क्या करूं भैया? गुलजी भाई की आंखें लाल हो गई। हुक्का एक तरफ रखते हुए बोले, जब तक गुलजी बातेरी जिंदा है, किसी बहन की जमीन पर कोई गैर हक नहीं जमाएगा। चल, अभी चलते हैं। गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, लो भाई, अब सरपंच का खेल खत्म समझो। गुलजी भाई उठ गए हैं, अब आएगा मजा दीपक को। गुलजी भाई रीना को साथ लेकर सरपंच के खेत पहुंचे। वहां ट्रैक्टर और टेंट लगे थे, मजदूर कब्जा करवा रहे थे। दीपक ने दूर से देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, खुद गुलजी भाई आ गए। आपका तो नाम बहुत सुना है, पर गांव की जमीनों का असली मालिक अब मैं हूँ। गुलजी भाई ने पास जाकर कहा, ये जमीन रीना की है, उसके बाप दादा के नाम के कागज मेरे पास हैं। दीपक हंस पड़ा। कागज? अरे भाई, अब जमाना ताकत का है। कागजों की कीमत सिर्फ उन लोगों को पता है जिनके पास ताकत नहीं होती। गुलजी भाई शांत रहे। उनकी आवाज गरजी, दीपक, बच्चा समझकर बोल रहा हूँ, गलत काम छोड़ दे, अभी भी समय है। दीपक सामने आकर बोला, ओ गुलजी, तू खुद को क्या समझता है? ये बातेरी गांव मेरा है और यहाँ कानून मेरा चलता है। भीड़ सन हो गई। गुलजी भाई ने धीरे से कहा, कानून किसी के बाप की जागीर नहीं, और जहाँ कानून सो जाए वहाँ गुलजी जागता है। दीपक गरज कर बोला, आज मैं भी देखता हूँ कि तू क्या कर लेता है। वो अपने गुंडों को इशारा करता है। लाठी डंडों से भरे 20-25 आदमी आगे बढ़ते हैं। गांव वाले डर जाते हैं, पर गुलजी भाई आगे बढ़ते हैं, शेर की तरह कदम रखते हुए। एक भी हाथ मेरी बहन की जमीन पर पड़ा तो बातेरी की मिट्टी में नंगा छोड़ दूंगा। गहरी शांति छा जाती है। दीपक के लोग पीछे हट जाते हैं। दीपक कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से गुलजी का दाया हाथ रूपाराम आ गया। भाई साहब, पुलिस थानेदार को भी खबर कर दी, वो रास्ते में है। दीपक समझ गया कि मामला हाथ से निकल गया है। ठीक है, आज के लिए हटता हूँ, लेकिन गुलजी, तूने मुझे चुनौती दी है। अब मैं तेरी दुनिया तबाह कर दूंगा। रात का समय था। गुलजी भाई के दरवाजे पर गांव वाले बैठे थे। रीना का कब्जा छूट गया था। सब खुश थे, लेकिन गुलजी भाई के चेहरे पर हल्की चिंता थी। रूपाराम ने पूछा, भाई साहब, परेशान लग रहे हो, क्या बात है बताओ? गुलजी भाई बोई, दीपक शांत नहीं बैठेगा, और उसके पीछे उसके बाप सरपंच और उससे भी बड़ा कोई है। रूपाराम बोला, कौन है भाईजान? गुलजी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठाकुर देवेंद्र सिंह। पूरे इलाके की राजनीति उसी के इशारे पर चलती है। दीपक उसका मोहरा है। रूपाराम बोला, फिर क्या करेंगे? गुलजी मुस्कुराए और बोले,
जब तक मेरे गांव में अन्याय होगा मैं सामना करूंगा। डरने का नाम गुलजी का नहीं। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे तब गांव में एक गुप्त बैठक चल रही थी। ठाकुर देवेंद्र, सरपंच और कुछ हथियारबंद लोग बैठे थे। ठाकुर बोला, गुलजी बहुत बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। गांव हमारा तभी होगा जब वो रास्ते से हटेगा। उसको खत्म करना पड़ेगा। सरपंच बोला, ठाकुर साहब, गांव वाले उसके नाम से कांपते हैं। वो अकेला पूरा सिस्टम हिला देता है। ठाकुर ने टेबल पर हाथ मारा। तो फिर चलो सिस्टम को बदल देते हैं। कल से शुरुआत हो। अगली सुबह गुलजी भाई खेत की ओर जा रहे थे। रूपाराम भी साथ था। अचानक दूर से ट्रैक्टर का जोरदार शोर आने लगा। 2 ट्रैक्टर और 4 बाइकें तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। रूपाराम चिल्लाया, भाई साहब, हमला! ट्रैक्टर सीधे गुलजी की ओर मोड़ा गया। गुलजी भाई ने रीना के छोटे भाई को बचाते हुए उसे धक्का दिया, लेकिन खुद ट्रैक्टर के साइड से टकरा गए। वो गिर पड़े। खून बह रहा था। रूपाराम ने शोर मचाया, लोगों, बचाओ, कोई तो आओ। लेकिन हमलावर गोली चलाते हुए भाग निकले। गांव वाले दौड़े, गुलजी भाई को चारपाई पर डालकर घर ले गए। रीना रोती हुई बोली, भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। गुलजी ने हंसने की कोशिश की। अरे पगली, जब तक मैं हूं ना, किसी बहन को आंख उठाकर देखने वाला भी बचेगा नहीं। लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर की। थानेदार आया, पर जिस ठाकुर का नाम आया था उसके आते ही थानेदार ने सब कुछ पलट दिया। थानेदार बोला, कोई हमला वमला नहीं हुआ, ये तो ट्रैक्टर का एक्सीडेंट है। गांव वाले चौंक गए। एक्सीडेंट? इतनी गोलियां चली, वो क्या था? थानेदार बोला, हमने जगह चेक की, कोई गोली नहीं मिली। गुलजी ने कमजोर आवाज में कहा, तुम गोलियां ढूंढने नहीं, छुपाने आए हो। थानेदार चुप रहा। ठाकुर की गाड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुलजी भाई धीरे धीरे ठीक होने लगे, पर गांव में ठाकुर का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। जमीनों पर कब्जा, गांव के लोगों से जबरन वसूली, और दीपक तो रोज नई गुंडागर्दी कर रहा था। रूपाराम बोला, भाई साहब, अब बहुत हो गया, हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा। नहीं रूपा, हम उनका तरीका नहीं अपनाएंगे। हमें बिरादरी, पुलिस और न्याय से लड़ना है। लेकिन कानून तो उनके घर की नौकरानी बना हुआ है। सही कहते हो, पर इंसाफ देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कुछ दिनों बाद रीना दोबारा दौड़ती हुई आई। भैया, दीपक फिर आया है। इस बार कह रहा है कि अगर जमीन नहीं दी तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। गुलजी ने दांत भींचते हुए कहा, चल बेटा, मेरा गांव छोड़ने वाले कौन होते हैं? वे पहुंचते हैं तो दीपक हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे गुलजी, अभी ठीक से चला भी नहीं जाता और फिर हीरो बनने आ गया। दीपक तो सुधर जा, या नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? अरे गुलजी, बर्बादी तो तेरी लिखी जा चुकी है, बस पढ़ने का समय बाकी है। ठाकुर ने नई चाल चली। एक रात गांव की सरपंच की गोदाम में चोरी हुई और पूरी चालाकी से चोरी का इल्जाम रूपाराम पर लगा दिया गया। पुलिस बिना पूछे उसे उठाकर ले गई। गांव वाले चिल्लाते रह गए। गुलजी भाई दौड़े, पर पुलिस ने पलट कर कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर है। गुलजी का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे रूपा को एक दिन में नहीं छोड़ा तो मैं एसपी ऑफिस के बाहर धरना दूंगा और पूरा बातेरी गांव मेरे साथ होगा। अगली सुबह गुलजी भाई ने गांव वालों को इकट्ठा किया। जिन्हें अन्याय पसंद नहीं, मेरे साथ चलो, रूपा को छुड़ाना है। सैकड़ों लोग साथ चल पड़े और पूरे जिले में बात फैल गई। एसपी ऑफिस के बाहर 1000 लोग इकट्ठा हो गए। ठाकुर को अंदाजा नहीं था कि गुलजी इतना बड़ा जन समर्थन जुटा लेंगे। दबाव में आकर एसपी ने रूपाराम को छोड़ दिया और चोरी के केस को गलत बताया। गुलजी ने एक ठंडी मुस्कान दी। ठाकुर साहब, खेल अभी शुरू हुआ है। याद रखना, मेरा भी नाम गुलजी है। उस रात गांव पर सन्नाटा पसरा था।
हवा भी अजीब तरह से थमी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ठाकुर, सरपंच और दीपक अब अपने आखिरी पत्ते खेल चुके थे। तीनों एक ही योजना पर सहमत हुए। बस अब गुलजी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी बातेरी हमारा होगा, वरना ये गुलजी हमें बातेरी गांव नहीं छीनने देगा। पहले गुलजी का कल्याण करना होगा। उन्हें खबर मिली कि गुलजी भाई रोज रात को गांव के पुराने मंदिर में अकेले दीपक जलाने जाते हैं। योजना ने जहर की तरह काम किया। मंदिर के चारों कोनों में 4 हथियारबंद आदमी अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। पेड़ों की छाया उन पर गिर रही थी और उनके चेहरे पर खून की प्यास। जैसे ही गुलजी भाई मंदिर में दाखिल हुए, चारों ने धीरे से घेरा डाल लिया। दीपक की आवाज गूंजी, गुलजी, अब तेरा अध्याय खत्म, अब आएगा मजा तेरे को भी। ठाकुर ने भी ताना मारा, आज के बाद बतेरी हमारा होगा, तेरी बहादुरी की कहानियां भी दफन हो जाएंगी। गुलजी ने चारों ओर देखा, फिर शांत आवाज में बोले, जुल्म कभी जीत नहीं सकता, ये बात तुम लोग समझोगे कब? अचानक मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। 1, 2, 3 बार, और फिर अंधेरे को चीरते हुए जैसे पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़ी हो। रीना, रूपाराम, बुजुर्ग किसान, औरतें, बच्चे, नौजवान, चारों दिशाओं में गांव वाले मशाल लेकर खड़े थे। आवाज गूंजी, गुलजी भाई अकेले नहीं हैं। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। ठाकुर लड़खड़ा गया। सरपंच के हाथ कांपे। गुलजी ने आगे बढ़कर कहा, ठाकुर, ताकत बंदूक की नहीं, जनता की होती है, और जनता जब खड़ी हो जाए तो जुल्म का महल ढह ही जाता है। गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। दीपक, ठाकुर और उनके गुंडे इतने डर गए कि हथियार जमीन पर फेंक दिए। तभी सायरन की तेज आवाज आई। एसपी साहब अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। इस बार मीडिया का दबाव भी था और सच्चाई सबके सामने। एसपी बोले, बहुत हो गया, अब कानून बोलेगा। कुछ ही मिनटों में दीपक, सरपंच और ठाकुर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। कुछ हफ्तों बाद बतेरी में शांति लौट आई। गांव फिर से वैसे ही सांस लेने लगा जैसे कई सालों बाद आजादी मिली हो। रीना की जमीन उसके नाम दर्ज हुई। बुजुर्ग किसान के अधूरे कर्ज माफ हुए। ठाकुर और दीपक को उम्र कैद की सजा मिली। गांव में नई पंचायत बनी, ईमानदार, डर से नहीं आदर से चुनी गई। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, गुलजी भाई, आप ही हमारे असली नेता हैं। आज आपने गांव को बचा लिया। ऐसा नेता सभी गांव में हो। मैं नेता नहीं, बस इस गांव का बेटा हूँ, और गांव का बेटा कभी अपने गांव को अकेला नहीं छोड़ता। गांव की सेवा करना मेरा धर्म है। सेवा करना मुझे परंपरा से विरासत में मिला है। ऐसी सेवा करने का अवसर मुझे हर जन्म में मिले। रीना आगे आई, आंखों में आभार और सम्मान लिए। भैया, अगर आप ना होते तो हम सब बर्बाद हो जाते। आपकी वजह से मेरी सारी जमीन बच गई। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि गुलजी जैसा भाई सबको मिले। गुलजी अमर रहे। गुलजी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, जब तक गुलजी बातेरी जिंदा है, किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, ना ही किसी की जमीन बिकेगी। ढोल नगाड़े बजने लगे, औरतें मंगल गीत गाने लगी, बच्चे गुलजी को घेर कर चिल्लाने लगे, गुलजी भाई की जय, हमारा नेता गुलजी भाई, गुलजी अमर रहे। हवा में एक नई सुबह का उजाला था। बातेरी गांव अब डर का नहीं, न्याय का गांव बन चुका था। सब लोग एकदम खुश थे। सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन बातेरी में आज भी कहा जाता है, गुलजी भाई नाम नहीं, एक विश्वास है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधेरा कभी टिक नहीं पाता। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर गांव में संपत्ति हो तो जोरावरी और दादागिरी ज्यादा नहीं टिकती। इसलिए हमेशा हमको संपत्ति रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।